Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this lecture we are going to revise the concepts in the chapter of payment of tax. Okay, payment of tax, TDS and TCS. ये chapter अपन करने वाले हैं आज, and this chapter will be a very important topic for your exam perspective as well as practical perspective. ठीक है, आप जो ऑफिसेस में करते हो, ठीक है, 3B फाइल करते हैं अपन, तो क्या करते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं। तो उस केस में आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस चैप्टर इज गोइंग टू कवर। सबसे पहला हम इस चैप्टर में सीखने वाले कि पेमेंट ऑफ टैक्स का मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट आर द लेजर्स इन जीएसटी, व्हाट इज ई कैश लेजर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, ये हम सीखेंगे। देन वी विल बी लर्निंग कि हाउ टू यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। Then we will learn how to use cash ledger for making payment of taxes, what transfers we can do. Okay, then we will be learning TDS concepts, TCS concepts, and the most importantly interest under section 50। ठीक है, ये पूरा हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। एंड देन देर इज वन रूल, वो रूल भी हम कवर करेंगे विच वॉज अ अमेंडमेंट फॉर लास्ट अटेम्प्ट। ठीक है, वो रूल्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो दिस इज विथ अवर चैप्टर। इसके साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आप लोग का कंसेप्ट जो है यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस वो पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, so let us understand this chapter part by part. First one is payment of taxes. First one is payment of taxes, okay, through input tax rate। अब सबसे पहला आप समझते हैं कि पेमेंट ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज्ड गुड्स। ठीक है, मैंने गुड्स को परचेज किया है, 100 रुपीज़ का टैक्सेबल वैल्यू था, 9 रुपीज़ CGST SGST था। ठीक है, अब मैं इस गुड्स को इंटर स्टेट सेल करता हूँ। क्या करता हूँ? इंटर स्टेट सेल। ओके, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज़ में मैंने बेचा इसको, तो इंटर स्टेट सेल करूंगा तो क्या लगाना पड़ेगा मुझे? IGST एट द रेट 18%, सो 36 रुपीज़। ओके, सो अब ये IGST का लाइबिलिटी का मेरे को पेमेंट करना है, पर मेरे पास क्रेडिट कौन सा पड़ा हुआ है? विच क्रेडिट आई एम हैविंग? CGST SGST। So which credit shall be utilized first for making payment of this tax? This we are going to study। ठीक है, अब हो सकता है कि आप विद इन द स्टेट भी बेच रहे हो एंड आउटसाइड द स्टेट भी बेच रहे हो, तो पहले कौन सा लायबिलिटी पेमेंट करना है? ठीक है, पहला कौन सा पे करोगे? क्या IGST पे करेंगे कि CGST करेंगे कि SGST करेंगे? क्या ऑर्डर में आप लोग को ITC का यूटिलाइजेशन करना है? ये सब चीज़ें हम इस कंसेप्ट में सीखेंगे, दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ITC। क्लियर है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से सेक्शंस में ये सब लिखा हुआ है। तो आंसर इज सेक्शन नंबर 49B ऑफ CGST एक्ट, रेड विथ रूल नंबर 88A। रूल 88A डिस्क्राइब्स द ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन। किस ऑर्डर में आपको यूटिलाइज करना है ITC, वो आपको कौन सा रूल बताता है? रूल 88A। 49 में B में लिखा हुआ है कि एज में बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, उसमें प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है कि आपको रूल्स बताएंगे। देन आपको रूल्स में आना है, रूल 88A में लिखा हुआ है what should be the order of utilization। I hope this is clear now। okay, अब समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में लानी है, आपको सबसे पहला पेमेंट करना है IGST लायबिलिटी का। कौन सा पेमेंट करना है? IGST लायबिलिटी। IGST लायबिलिटी इज क्रिएटेड व्हेन यू आर इफेक्टिंग इंटर स्टेट सप्लाई। कौन सा सप्लाई? इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो तो आपका IGST का लायबिलिटी बनेगा, एंड दैट IGST लायबिलिटी हैज टू बी डिस्चार्ज्ड फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या पे करना है? IGST का लायबिलिटी। अब IGST का लायबिलिटी पे करने के लिए आपको कौन सा क्रेडिट का यूज करना है? दिस इज द मेन क्वेश्चन नाउ। ओके, तो आंसर इज, सबसे पहले आपको जो क्रेडिट यूज करना है दैट इज IGST क्रेडिट। ठीक है, IGST क्रेडिट यूज करना है। अगर IGST क्रेडिट पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, देन यू हैव टू यूज CGST क्रेडिट ओनली। ठीक है, CGST क्रेडिट ही यूज करना है, उसके बाद SGST UTGST करेंगे, पर इसमें ऑप्शन नहीं है आपको। आपको ऑप्शन दूसरे केस में, यहाँ पर आप CGST यूज करना है पहले, उसके बाद SGST या तो UTGST। ठीक है, आप पहले SGST क्रेडिट यूज नहीं कर सकते। फर्स्ट यू हैव टू यूज IGST क्रेडिट, अगर वो खत्म होता है तो CGST क्रेडिट, वो खत्म होता है तो SGST या तो UTGST क्रेडिट। ठीक है, दिस इज द सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? प्लीज रिपीट इट वंस अगेन। सबसे पहला क्या पे करना है? IGST लायबिलिटी। कैसे पे करना है? with IGST credit। If IGST credit exhausts, then you have to pay with the help of CGST credit। If CGST credit exhausts, then you have to go for SGST credit। I hope this is clear। This is the sequence in which you have to pay। ये सीक्वेंस में ही पेमेंट होनी है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, IGST लाइबिलिटी मेरी पूरी खत्म हो चुकी है।
पूरी खत्म हो चुकी। अब मुझे कहाँ पर जाना है, CGST लाइबिलिटी या तो SGST लाइबिलिटी। हियर यू हैव ऑप्शन, ठीक है। एज पर अमेंडेड रूल 88 है, इट सेज दैट CGST liability or SGST liability can be paid in any order, in any proportion। ध्यान देना, in any order, in any proportion means पहले आप SGST भी पे कर सकते हो या तो CGST भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने CGST पहले लिखा है, SGST बाद में लिखा है, पर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनी ऑर्डर, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एनी ऑर्डर लिखा हुआ है। तो यू कैन यूज, सॉरी, यू कैन पे एनी ऑफ दिस लाइबिलिटी इन एनी ऑर्डर, ठीक है। पहले आप SGST पे कर दो, कोई बात नहीं, पहले आप CGST पे कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है, ध्यान देना, जो IGST का क्रेडिट है, जो IGST का क्रेडिट है, ठीक है, ये आपको CGST लाइबिलिटी, फॉर एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं यू आर पेइंग CGST लाइबिलिटी फर्स्ट, ठीक है। सो यू हैव एन ऑप्शन टू यूज एंटायर IGST क्रेडिट अगेंस्ट CGST लाइबिलिटी, आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोर्शन मीन्स पूरा का पूरा अगर आप IGST का क्रेडिट CGST के सामने यूज कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। पर अगर आप चाहते हो कि 50% ऑफ IGST क्रेडिट शैल बी यूज्ड टू पे CGST एंड जो बचा हुआ 50% है वो SGST पे करने में हम लगा देते हैं, इससे क्या होगा पता है आपको, इससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस द टैक्स लाइबिलिटी दैट इज नेट कैश लाइबिलिटी टू बी पेड विल बी रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि CGST SGST आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते, पर IGST इज अ कॉमन पूल विच कैन बी पेड फॉर CGST liability or SGST liability, okay। So assuming we are paying CGST liability first, so we are going to use IGST credit। IGST credit खत्म हो जाता है या तो खत्म नहीं होता है तो बचा हुआ हमें यहाँ पर देना है, ठीक है। यू हैव टू गो इन द हॉरिजॉन्टल ऑर्डर, ठीक है, ये जो ऑर्डर ना ऐसे चलना है आपको, ओके। तो IGST क्रेडिट अगर मैंने 50% यूज किया है तो यहाँ पर मेरे को 50% का आंसर डाल देना है, क्लियर है। IGST क्रेडिट के बाद आई हैव टू यूज CGST क्रेडिट फॉर पेइंग CGST लाइबिलिटी, क्लियर है। SGST credit cannot be used to pay CGST liability and CGST credit cannot be used to pay SGST liability, ठीक है। क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ CGST एंड SGST इज नॉट परमिटेड, क्लियर है। CGST का क्रेडिट CGST के सामने ही यूज करना है आपको, SGST का क्रेडिट SGST के सामने यूज करना है आपको, यू कैन नॉट क्रॉस यूटिलाइज इट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ, ओके। तो ये हुआ मैकेनिज्म, CGST लाइबिलिटी पे करना है आपको, सबसे पहला क्या क्रेडिट यूज करना है, IGST क्रेडिट, पूरा यूज कर दो चलेगा, एनी प्रोपोर्शन में करना है तो प्रोपोर्शन में करो। IGST क्रेडिट यूज करने के बाद यू हैव टू यूज CGST क्रेडिट, क्लियर है। नेक्स्ट वन, SGST लाइबिलिटी अगर पे करना है तो क्या करना है आपको, सबसे पहला अगर IGST क्रेडिट है तो IGST क्रेडिट यूज करना है, IGST क्रेडिट नहीं है तो यू हैव टू यूज SGST क्रेडिट, बट यू कैन नॉट यूज CGST क्रेडिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ SGST लाइबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर। Now let us solve one example so that you will get a more better understanding of this concept. Now question number 1 is the question we are going to discuss now. उसके बाद टाइम को देखते हुए हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे आगे, तो टाइम बचा तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इजी क्वेश्चन। देयर आर लायबिलिटीज गिवन। फर्स्ट वन IGST लायबिलिटी, कौन सा लायबिलिटी दिया हुआ, IGST लायबिलिटी, देन CGST लायबिलिटी, देन SGST लायबिलिटी, ये सब लायबिलिटीज आपको दिया हुआ है करंट मंथ का। नेक्स्ट इज ITC का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। व्हाट इज ITC का इन्फॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मींस ऐसा क्रेडिट जो आपका पिछली बार से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रहा है, ठीक है। द क्रेडिट विच इज बीइंग कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द लास्ट मंथ ऑफ 3B, जो आपने फाइल किया, फॉर एग्जांपल परचेज वाज हायर देन सेल, देन यू आर लेफ्ट विद द बैलेंस ITC विच इज कैरीड फॉरवर्ड इन दिस मंथ, ओके। नेक्स्ट इज करंट पीरियड ITC, दिस आर द टैक्सेस विच आर कमिंग फ्रॉम द करंट मंथ्स परचेज, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब मुझे बताओ IGST liability हैज़ टू बी डिस्चार्ज प्रायर टू एनी अदर लाइबिलिटी, दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो अपने को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। द फॉर्मेट आई हैव प्रिपेयर्ड ओवर हियर, आई हैव प्रिपेयर्ड द फॉर्मेट IGST liability, then CGST liability, then SGST liability, okay। नेक्स्ट इज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, इधर लिख दिया मैंने, दिस इज लिंक्ड विद दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज ITC, in ITC you have to break it in two parts,
पार्ट्स दैट इज ओपनिंग प्लस करंट मंथ, इन दोनों का टोटल आएगा टोटल आईटीसी विच इज अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन. आई होप दिस इज क्लियर. एंड दिस आईटीसी इज कंप्लाइंग विद सेक्शन 16 कंडीशंस, सेक्शन 17 5 कंडीशंस, रूल 43, रूल 42, सब कुछ कवर होने के बाद ये मेरा आईटीसी आ रहा है. ठीक है, अब उसका मेरे को सेट ऑफ करना है. सेट ऑफ का मैकेनिज्म, व्हाट इज द मैकेनिज्म फॉर सेट ऑफ? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी. क्लियर है? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी. And one more important thing which we have learned is CGST liability cannot be paid through SGST credit. So I have marked over here gray. ठीक है, यहाँ पर मैंने ग्रे कर दिया, अभी येलो कर देता हूँ, क्लियरली दिखेगा. एंड SGST liability cannot be paid with CGST ITC. तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ब्लॉक बना दिया है ताकि हम यहाँ पर फिगर्स इनपुट ना करें. We should not input any figures over here, so I have already marked it in yellow. Clear? Now let us understand the flow of this sum. Opening balance, so I have to just link over here opening balance. So total available ITC for utilization is IGST credit, that is 10,50,000, CGST credit is 4,20,000, and SGST also same. Now let us start making the payment. The right hand side, that is here, this is the total ITC left with me after utilization. Okay, now in this sum I have not utilized anything till now, so here full ITC which is available is shown as ITC after utilization. Okay, and this is the cash payment, that is whatever is left after paying through ITC, the balance is called as cash payment. Okay, I have to pay this through creating a challan via cash ledger, electronic cash ledger. Now IGST ITC, how much ITC I am having? 10,50,000. मेरे पास कितना ITC पड़ा है? 10,50,000. ठीक है, लाइबिलिटी कितनी है मेरी? 8 lakhs. तो मैं यूज कितना करूंगा? 10,50,000 यूज नहीं कर सकता, मैं 8 लाख ही यूज करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी 8 लाख है. क्लियर है? तो फुल IGST ITC is used for making payment of 8 lakhs of liability. Clear? Now cash payment for IGST is 0. ठीक है, ये 0 हो गया. क्लियर है? डन. नाउ यहाँ पर 0 डाल देते हैं अपन. CGST ITC यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, SGST ITC यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, and IGST liability is paid by IGST credit itself. Done. Now how much credit of IGST is left in our account? 2,50,000. कितना बचा हुआ है? 2,50,000. Now there are two options. Now there are two options. Very important. Now there are two options. This 2,50,000 can be fully used for making payment of CGST. Clear? Or we can use 50% of this 2,50,000 for making payment of CGST, and 50% we will be using for making payment of SGST. Clear? So in this question we are doing 50-50. You can also solve as 2,50,000 for CGST liability. There is no hard and fast rule that CGST के लिए 50% यूज करना. यू कैन यूज 75-25 एज वेल, जो आपको चाहिए वो, इन एनी प्रपोर्शन, इन एनी ऑर्डर. तो 2,50,000 इंटू 50%, 2,50,000 इंटू 50%, 1,25,000. So remaining 1,25,000 will be used over here in this way. Next, अब IGST क्रेडिट से मैंने 50% CGST के लिए यूज कर लिया है. अब कितना मेरा लाइबिलिटी बचा है CGST का? 5,75,000. यू कैन सी हियर 24th नंबर का जो रो है उसमें लिखा हुआ है 5,75,000 इज पेंडिंग. ओके, अब ये 5,75,000 जो है, इसको मेरे को कौन सा क्रेडिट से पेमेंट करना है? बोलो, CGST क्रेडिट की SGST क्रेडिट? ऑब्वियसली CGST क्रेडिट. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, तो CGST क्रेडिट कितना है मेरे पास? 4,20,000. ओके, मेरा लाइबिलिटी कितना आ रहा है? 5,75,000 बैलेंस लाइबिलिटी. टोटल लाइबिलिटी वॉज 7 lakh, but 1,25,000 I have already used of IGST credit. Now what is balance? 5,75,000, and this balance will be paid through CGST credit of rupees 4,20,000. So remaining would be 1,55,000 which is going to be paid in cash. In cash. ठीक है, इन कैश मतलब बैंक से मैं NEFT कर सकता हूँ, RTGS करूंगा, अपन देखेंगे वो. ठीक है, सेम वे ओवर हियर 4,20,000 का मैं पूरा इधर यूजेज कर लूंगा. तो दिस इज माई फाइनल आंसर. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. ओके, डन. समझ में आ रहा है सब लोग को? ओके.
अब एक सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं. Now this is the question. IGST liability 8 lakh, CGST liability 7 lakh, SGST liability 7 lakh. Okay. ITC. Opening balance 1 lakh 70. Current period 4 lakh IGST, 3 lakh 50, 3 lakh 50. ओके, अब इसको अपने को पेमेंट करना है. कैसे करेंगे देखो. सबसे पहले आपको आउटपुट लाइबिलिटी लिख देना इधर. ओके, IGST, CGST, SGST. डन. नेक्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस. इसका लिंक दे दो आप इधर से. 1 लाख पे लिंक आएगा. नाउ 4 लाख. ओके, तो अब यहाँ पर अपने सामने समरी आ गया. क्या है समरी? IGST का लाइबिलिटी 8 लैक्स, IGST का क्रेडिट 5 लैक्स. ठीक है, मैं कितना यूज़ करूँगा? है ही मेरे पास 5 लाख, लाइबिलिटी पे करना है 8 लाख. आई हैव टू पे 8 लैक्स, बट आई एम हैविंग 5 लाख रुपीज IGST क्रेडिट. So full IGST credit I will be using to make payment of IGST liability. Clear? So full 5 lakh I am using. Okay, done. Now I have to still pay IGST liability. How much it is spending? 3 lakh. ठीक है, आपको सीक्वेंस कैसे जाना है? IGST लाइबिलिटी जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक CGST या SGST लाइबिलिटी की ओर नहीं बढ़ना है. फर्स्ट यू हैव टू एग्जॉस्ट IGST लाइबिलिटी. आपको IGST लाइबिलिटी पूरी खत्म करनी है, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो. क्लियर है? नाउ 5 लाख का मैंने पेमेंट कर दिया है फॉर IGST लाइबिलिटी. ओके, अब कितना लाइबिलिटी बचा है? 3 लाख. अभी इसमें मेरे को CGST पहले यूज़ करना है SGST के. इट इज़ कंपलसरी, CGST ही यूज़ करना है. यू कैनॉट यूज SGST क्रेडिट प्रायर टू CGST क्रेडिट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ IGST लाइबिलिटी. क्लियर? तो अभी मेरे पास 4,20,000 का CGST क्रेडिट है. 4,20,000 का CGST क्रेडिट है. कितना यूज़ करूँ बताओ? हाउ मच आई कैन यूज़? कितना यूज़ करना है मेरे को? 3 लाख यूज़ करना है, क्योंकि 3 लाख का लाइबिलिटी दिख रहा है. 4,20,000 और 3 लाख विच एवर इज लोअर, तो मैं पूरा का पूरा 3 लाख यूज़ कर. नाउ माई IGST payable is 0. I hope this is clear. Now my IGST payable is 0. So this is very clear now. Next one. Now am I having any IGST grade? See here. यहाँ पर आपको दिख रहा है M21, M21 का कॉलम है, सेल है, में 0 दिख रहा है. दिस 0 मीन्स यू आर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ क्रेडिट इन योर IGST अकाउंट. क्लियर? तो यू आर नॉट गोइंग टू पे एनीथिंग, क्योंकि आपके पास बैलेंस ही नहीं है. 0. क्लियर? तो पुट 0 ओवर हियर एज वेल. नेक्स्ट वन. Now I have to pay CGST liability 7 lakh. But how much credit I am having? 1 lakh 20. Why? Because 3 lakh of CGST credit is used for making payment of IGST liability. Now balance I am left with 1 lakh 20,000 credit. 1 lakh 20 I am going to use over here, and 5 lakh 80 is the amount which is payable by me for CGST in cash. Clear? Cash में CGST पे करूँगा 5 lakh 80. Clear है बात? Now here मेरा लाइबिलिटी कितना है? 7 लाख. मेरे पास क्रेडिट कितना है? 4,20,000. पूरा 4,20,000 यूज़ करूँ. तो इन दिस केस आई हैव टू पे 5,80,000 CGST and 2,80,000 SGST in cash. I hope this is. Now we'll do one sum of reverse charge mechanism. Very important sum. पहले एक बार आप लोगों को कंसेप्ट बता दूं. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो लायबिलिटी है वो आपको हमेशा कैश में पे करना है. यू हैव टू डिस्चार्ज RCM लायबिलिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज इन कैश. यू कैनॉट यूज ITC फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ RCM लायबिलिटी. क्लियर है? बट जो RCM में हम टैक्स का पेमेंट करने वाले हैं उसका क्रेडिट विल बी अवेलेबल इन द सेम मंथ इटसेल्फ. जो भी हम RCM में पेमेंट करेंगे उसका क्रेडिट हमको सेम मंथ में मिलेगा. क्लियर है? तो इसी कंसेप्ट के थ्रू हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. ओके, IGST लायबिलिटी 8 lakhs, CGST liability 2,90,000, SGST liability 2,90,000, and this is the credit. That is opening 1 lakh IGST, opening CGST 70, opening SGST 70, current period 4 lakh, 2 lakh, 2 lakh. Clear? Next, RCM liability to be paid in cash 10,000, 10,000. Now this is a RCM liability. मैंने आपको पहले ही बताया है, you have to pay RCM liability by cash only. Even if you are having ITC, you cannot use your ITC to for making payment of this RCM. Clear? So by this principle we are solving this question. Now very important point, very important point.
if RCM liability has to be discharged in cash, will I be adding will I be adding that RCM portion in output tax liability? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Please answer. There is no. Why? Because if I add RCM liability in this output tax liability, I will end up using ITC for making payment of this RCM liability as well. So RCM liability is not to be added in this output tax liability. RCM has to be added below the line. ठीक है, ये आपको यहाँ पर ऐड करना हो, आपको ऊपर ऐड नहीं करना है. क्लियर हुई बात? First step to remember is RCM liability is not to be added in output tax liability. Why? Because if I add output tax liability, मैं क्या करूँगा, मेरे क्रेडिट से उसको पेमेंट कर दूँगा. बट द रूल इज RCM liability cannot be paid through ITC. यहाँ पर मुझे RCM का liability ऐड नहीं करना. बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग. RCM का जो भी liability मैं पेमेंट करूँगा, द क्रेडिट इफ एलिजिबल विल बी अवेलेबल इन द सेम मंथ इटसेल्फ. तो जो 10,000 का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, उसको मेरे को ITC में तो ऐड करना है. ध्यान देना, ITC में तो ऐड करना है, लेकिन मेरे को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं. इसी कंसेप्ट के साथ यहाँ पर स्टार्ट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जॉट डाउन द IGST लायबिलिटी, CGST लायबिलिटी, SGST कर लिया मैंने. ओपनिंग बैलेंस, now very important point, as I have said, RCM credit will be available in the same month itself. तो जो 10,000 का है क्रेडिट, उसको इधर ऐड करना है. यहाँ पर मैं 10,000 ऐड कर, यहाँ पर भी 10,000. तो टोटल क्रेडिट आई एम हैविंग इज 5 लाख IGST, 280 CGST, 280 SGST. क्लियर है? अभी यहाँ पर जो मैंने 10,000 ऐड किया है, उसी को मेरे को नीचे भी ऐड करना पड़ेगा RCM लायबिलिटी बना के. टू बी डिस्चार्ज इन कैश, टू बी डिस्चार्ज इन कैश. क्लियर है? ठीक है, अब इसका सेट ऑफ करना है. आप लोग स्टार्ट करते हैं. 5 लाख का IGST क्रेडिट है, 8 लाख का IGST लायबिलिटी है. बोलो कितना? पूरा का पूरा. कितना लायबिलिटी बचा है? 3 लाख. अब 3 लाख मेरे को कैसे पेमेंट करना है? IGST हो गया. अभी IGST लायबिलिटी ही पेमेंट करना है, पर CGST क्रेडिट के थ्रू. पूरा का पूरा CGST क्रेडिट आई विल बी यूजिंग फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ IGST. अभी भी 20,000 बच रहा है, तो 20,000 में किससे पेमेंट करूंगा? SGST से. यहाँ पर मैंने 20,000 को डन. अब मेरे पास क्रेडिट कितना बचा, ये टेबल मेरे को बताता है यहाँ पर. ओके, IGST क्रेडिट कुछ भी नहीं है. CGST लायबिलिटी, SGST लायबिलिटी पेमेंट नहीं हो सकता. CGST क्रेडिट कुछ भी नहीं है, तो CGST का लायबिलिटी भी पेमेंट नहीं हो सकता. नाउ SGST लायबिलिटी, मेरे पास कितना क्रेडिट है? 2,60,000. 2,80,000 था, 20,000 मैंने IGST के सामने यूज़ किया. नाउ आई एम हैविंग 2,60,000 पूरा यूज़ किया. तो फाइनल अमाउंट विच आई एम गोइंग टू पे इन कैश इज 2,90,000 CGST आउटपुट टैक्स लायबिलिटी प्लस RCM CGST liability 10,000. Total 3 lakh of CGST cash I have to discharge, and similarly for SGST 30,000 in cash plus 10,000 for RCM. Total CGST 3 lakh and SGST 40,000. So this is clear now. अपना मेजोरिटी पोर्शन यहाँ पर हो गया है ये चैप्टर का. अब बाकी बहुत छोटा. हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, रीड कर लेते हैं. When a person files GSTR 3B, जब कोई पर्सन GSTR 3B फाइल करता है, तब उसको ITC मिलता है. ठीक है, ITC अवेलेबल होता है, उसको उधर ही यूजेज करना पड़ता है. इट गिव्स राइजेस टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर विच इज अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन. अब GST में ना 3 टाइप के लेजर्स है. कौन से 3 टाइप के? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मीन्स जो भी मेरा कैश में लायबिलिटी आता है, उसको मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट करना. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस किधर से आएगा? तो आंसर इज द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज जनरेटेड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, चलान. ठीक है, आपको चलान पेमेंट करना पड़ेगा, एंड देन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बैलेंस इंक्रीजेस, and with that increased balance you can use for making payment of taxes. Next one is electronic credit ledger. Electronic credit ledger means the ledger of ITC. तो भी GST का इनपुट टैक्स रेट है. जब आप परचेस करते हो, तब जो भी आपको क्रेडिट मिलता है, दैट इज क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. अब कैसे क्रेडिट होता है? गवर्नमेंट को कैसे पता कि आपने परचेस किया?
आंसर इज इट इज़ अ सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। आपको 3B में फिगर्स डालना है कि मैंने इतना इतना परचेस किया, इतना इतना परचेस किया, ये मेरा ITC है। इट इज़ ऑल अ सेल्फ असेसमेंट बेसिस। तो आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन आएगा, यार सेल्फ असेसमेंट है तो लोग कुछ भी करेंगे। आंसर इज के लिए असेसमेंट के प्रोविजंस है। दैट इज अ प्रॉपर ऑफिसर कैन स्क्रूटिनाइज योर रिटर्न्स, ही कैन इशू अ शो कॉज नोटिस। सब हम आगे वाले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में सारे टाइप के लाइबिलिटी होती है। दैट इज टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर ड्यूज, डिमांड्स एंड रिकवरीज, सारी की सारी लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। अगर क्रेडिट से पेमेंट किया तो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में डेबिट का इफेक्ट होगा। क्लियर है? मतलब लाइबिलिटी मेरा कम होते जा रहा है। आप लोगों को लाइबिलिटी कम होगा, क्रेडिट लेजर से कम हो सकता है, कैश लेजर से कम हो सकता है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब आपका बैलेंस बढ़ता है तब हम उसको बोलते हैं कि क्रेडिट हुआ। क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। क्रेडिट हुआ मतलब आपके लिए करंट असेट है, डेबिट होना चाहिए ना। क्यों क्रेडिट हुआ? वाई इट इज क्रेडिटेड? इसके पीछे लॉजिक है, इसका क्रेडिट का मतलब समझो। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस बढ़ता है, अगर आप ITC अवेलेबल करते हो खुद को यूज करने के लिए, तो क्रेडिट बोलते हैं, क्रेडिट हुआ। ठीक है, पर आपके लिए करंट असेट है। सिंस इट इज अ करंट असेट, आपके लिए तो डेबिट होना चाहिए। तो आंसर इज दिस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। इफ यू आर क्लेमिंग ITC, इट मीन्स फॉर गवर्नमेंट यू आर अ क्रेडिटर, government has to pay back you। clear है? So for government you are creditor, so your account is credited। I hope this is clear। this is the basic concept which is not written in books of accounts। इधर भी बुक्स में नहीं मिलेगा, ना ही किधर कंसेप्ट में मिलेगा आपको। नेक्स्ट इज डेबिट। अगर आप पेमेंट करते हो, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज डेबिटेड व्हेन यू मेक पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू ITC। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। ठीक है, आप जो भी रिफंड क्लेम करोगे आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एंट्री पास करना पड़ता है। दिस इज क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की हम बात करें, अगर कैश लेजर, ये कैश लेजर क्रेडिट कब होगा? जब आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करोगे मतलब गवर्नमेंट को पेमेंट कब होता है? जब आप 3B फाइल करते हो, रिटर्न फाइल करते हो, तब गवर्नमेंट को पेमेंट होता है। ये ई कैश लेजर आप ही का अकाउंट है, बस आपके करंट बैंक अकाउंट से आपके GST के पोर्टल के अकाउंट में जा रहा है, बस उतना ही डिफरेंस है। ई कैश लेजर बिलोंग्स टू यू ओनली। whenever you are depositing money in e-cash ledger, it means you are not paying tax। आप टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, टैक्स का पेमेंट कब होगा? जब रिटर्न फाइल होगा और ऑफसेट होगा लाइबिलिटी। ठीक है, बट व्हेन यू डिपॉजिट कैश इन योर अकाउंट इट इज एज गुड एज कॉन्ट्रा एंट्री। आपका ICICI बैंक अकाउंट है, उधर से जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में गया, सॉरी आपके खुद के अकाउंट में गया पर GST पोर्टल के अकाउंट। बट गवर्नमेंट ट्रेजरी में कब जाएगा? जब आप रिटर्न फाइल करोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। IGST ITC shall be first utilized towards making payment of IGST liability and this। मतलब IGST ITC अगर आपके पास है तो उसको पूरा पूरा एग्जॉस्ट करना, उसके बाद ही आप CGST और SGST ITC को हाथ लगा सकते हो। CGST credit cannot be utilized for SGST payment and हो गया। फोर्थ पॉइंट इज ऑल्सो CGST and SGST paid in the state different from the state। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर मैं हूँ तो मैं सिर्फ CGST SGST ऑफ महाराष्ट्र का ही क्रेडिट ले सकता हूँ। आई कैन नॉट अवेल क्रेडिट ऑफ CGST SGST लेविड इन दिल्ली और एनी अदर स्टेट आउट ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है? द रीजन इज कि उस स्टेट का वो क्रेडिट है, उस स्टेट का वो CGST और SGST का पोर्शन है, तो दिस स्टेट इज अलाउड टू टेक ITC ऑफ दैट। बट एज पर प्रोविजंस CGST क्रेडिट मिलना चाहिए, बट गवर्नमेंट पोर्टल डज नॉट अलाउ एनी ऑफ द हेड। CGST भी नहीं लेने देता, SGST भी लेने नहीं देता। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स आप लोग को खाली क्रेडिट खुद के ही स्टेट का CGST SGST का मिलेगा। बाहर वाले स्टेट का CGST SGST क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू यू, इट इज कॉल्ड एज ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्लियर? इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू बोर्ड प्रेजेंटेशन।
Okay, so let us understand with this example. For example, I am paying IGST liability. मैं IGST liability का पेमेंट कर रहा हूँ by using IGST credit. ठीक है, IGST credit यूज़ किया, फिर CGST credit यूज़ किया, एंड देन आई हैव यूज SGST क्रेडिट. ओके, अब ये लाइबिलिटी का जो है पेमेंट, ये किसको जाने वाला था? सेंट्रल गवर्नमेंट को. किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाने वाला है ये. एंड आई हैव पेड बाय यूटिलाइजिंग SGST क्रेडिट. क्लियर है? SGST क्रेडिट मैंने यूज़ किया. तो इन सिंपल वर्ड्स SGST government will be paying to central government. Clear? In this case, SGST government will make payment to central government for this amount of credit utilized by his taxpayer. Clear? Okay. And vice versa, अगर SGST का liability पे करना है and कोई person IGST का credit use करता है. Clear? So in this case, central government will be making payment to SGST government because SGST government has got less amount of revenue. Why? Because the taxpayer has used IGST credit. So the amount of credit which is used by taxpayer for paying SGST liability, okay, that amount is going to be paid by central government to state government. I hope this is clear now. Let us come again to the charts. Okay, तो अपना इंटर गवर्नमेंट ट्रांसफर क्लियर हो चुका है. इसमें सबसे पहला पॉइंट था IGST पेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इज अपोर्शन टू प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट. ठीक है, हर ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई एक प्लेस ऑफ सप्लाई होता है. ठीक है, इफ महाराष्ट्र पर्सन इज सेलिंग द गुड्स टू गोवा, so what is the place of supply? Goa. Maharashtra person will be charging IGST on this transaction and paying to central government. Okay, ये जो IGST पे करेगा, that central government is going to apportion 50% of that amount to the Goa state. Why? Because Goa is a place of supply state. So please remember that IGST is not belonging to central government. It is paid to central government, but it is belonging to the union, that is central government itself, and 50% of that amount would be transferred to the place of supply state. Now next 2 points we have already covered. Going to the 7th point, liability of RCM to be paid through electronic cash ledger. Yes, we have already covered. Next one, when a person claims refund of tax, electronic credit ledger is debited. Yes, we have already checked that. Entry क्या पास करना है? Refund account debit to ITC account. Refund means it is receivable from government, so now it will be shown in my current asset side current account. Refund account debit to ITC. It means my ITC is reduced. The same debit effect, यहाँ पर हमने credit effect दिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कौन सा इफेक्ट जाएगा? डेबिट. सो योर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज टू बी डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम. क्लियर? इफ अ रिफंड क्लेम इज रिजेक्टेड, द अमाउंट डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ रिजेक्शन शैल बी रिक्रेडिटेड. क्लियर है? अगर रिफंड नहीं मिलने वाला है, मुझे क्रेडिट नहीं मिलने, रिफंड क्लेम नहीं मिलने वाला, एलिजिबल नहीं था मैं, ठीक है, तो इन दैट केस द अमाउंट ऑफ डेबिट will be recredited to the electronic credit ledger. Next one, electronic credit ledger may include ITC on inward supplies from registered person, देन ISD का क्रेडिट रहेगा, सब क्रेडिट रहेगा. ठीक है. ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज थ्रू ECL कैन बी सेल्फ असेस्ड टैक्स ऑफ प्रीवियस पीरियड्स. ठीक है, पिछले महीनों का सेल्फ असेस टैक्स आपको पहले पेमेंट करना है. किससे? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस से. देन करंट पीरियड का, एंड देन अदर ड्यूज इंक्लूडिंग ड्यूज अंडर सेक्शन 374. I hope this is clear. Here we have completed with the first part, that is payment of tax through ITC. Now we are going to check out the electronic cash ledger, payment through electronic cash ledger. Any amount paid and TDS TCS claimed. Very important. जो भी टैक्स आप पेमेंट करते हो चालान भर के, वो पहले कहाँ पर जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है आफ्टर योर फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स. ठीक है, फर्स्ट स्टेप वुड बी चालान विल बी क्रिएटेड. ओके, it will be valid for 15 days. We will be learning in the later part of this chapter. Challan will be generated, it will be valid for 15 days. Okay, and after successful payment, that amount will be credited to the electronic cash ledger, and from that cash ledger it will be paid for tax liabilities. And one more important thing, TDS and TCS claim. TDS and TCS claim, when it is arising,
whenever government agencies or some specified person deducts your tax. फॉर एग्जाम्पल 1000 का आपने सप्लाई किया, ओके, इसके ऊपर 180 का टैक्स था, 1180, you have supplied the goods to government agency, so government agency be deducting your tax on 1000, जो भी रहेगा उसके ऊपर 2% टैक्स डिडक्शन होगा, तो 20 रुपीज. So this 20 rupees, this 20 rupees, you have to accept it by filing GSTR 2X. This is not in your syllabus, so please don't worry. This is all coming from the practical perspective. Okay. जब सामने वाला GSTR 7 भरेगा, whenever government agencies or the tax deductor will be filing GSTR 7, that amount will be reflected to you in GSTR 2X. Okay. In GSTR 2X you have to accept it. आपको यहाँ पर accept करना है. Whenever you are going to accept it, then this 20 rupees will be credited to your electronic cash ledger. I hope this is clear now. The registered person first utilizes its ITC to pay tax liability. Obvious चीज़ है. Even if I am having cash ledger balance, why will I use that cash ledger if I am having credit in the ledger? Okay. तो सबसे पहले मुझे ITC यूज करना, ITC खत्म हो गया, उसके बाद जो लायबिलिटी बचती है वो मैं कैश लेजर से यूज करूंगा. एंड दिस cash ledger is divided into major heads and minor heads. Major heads are the tax heads, IGST, CGST, SGST and cess, and minor heads are the heads in each of these major heads. Okay, so for IGST there will be 4 heads: IGST tax, IGST interest, IGST penalty, IGST fees. Similarly for CGST, CGST tax, CGST interest, CGST penalty, CGST fees. Same for SGST, same for cess. So you have to make payment in the particular head. मेजर माइनर दोनों हेड में जो कंबाइन होकर आ रहा है. एग्जांपल, आपको सीजीएसटी का टैक्स भरना है, मेजर हेड इज द सीजीएसटी एंड माइनर हेड इज द टैक्स. अगर आपको सीजीएसटी का पेनल्टी भरना है तो सीजीएसटी इज द मेजर हेड, पेनल्टी इज द माइनर हेड. So accordingly you have to make payment of taxes. However, if there is any balance in any of this head, it can be transferred to the desired head by filing GST PMT 09. If you file GST PMT 09, there is one option: transfer from and transfer to. Transfer from this head to transfer this head. In this way you can transfer the balances. Earlier this facility was not available, but nowadays this facility is available. Electronic credit ledger cannot be used to pay interest and penalty liability. Okay, if you are liable to pay interest and penalty, you have to strictly use electronic cash ledger. Cannot use electronic credit ledger for making payment of interest and penalties. I hope this is clear. Taxpayer would require to generate challan. Yes, we have done this. Very important point. Now next point. These 4 points in the bullet are the very important point. So in what mode of payment can we make payment into electronic cash ledger? There are few modes. First one, internet banking. Net banking, you say it. You can pay in the electronic cash ledger. You deposit cash through net banking. That is internet banking. Next one is debit card or credit card. There are only few authorized bank through which you can pay. Next is NEFT RTGS. Yes, NEFT RTGS can be done. Okay, any bank, authorized or unauthorized. In each bank there is option for NEFT RTGS to the government account here. Next is over the counter payment. Over the counter payment means check, by way of check, demand draft or cash deposit in government account. Over the counter, आप बैंक में जाते हो, साइन अ चेक फॉर गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर. डीडी बनाया, ओवर द काउंटर. कैश डिपॉजिट किया डायरेक्टली गवर्नमेंट अकाउंट में, ओवर द काउंटर. ओवर द काउंटर पेमेंट cannot be more than 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड. 10,000 के ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, पर चलान पर टैक्स पीरियड. क्लियर है? बाय चेक, कैश और डिमांड ड्राफ्ट. Unregistered person needing to make payment of tax will still use GST portal with temporary identification number. फॉर एग्जाम्पल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन मिलने से पहले एडवांस में टैक्स पे करना होता है, ठीक है. वो कैसे पे करता है? ही पेज बाय TRN, ठीक है. TRN नंबर उसको मिलता है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तब उसको TRN नंबर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करना है, ठीक है. गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं किया पर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ उधर, एडवांस में डिपॉजिट किया. जब भी वो GSTR
3BR जो भी वो भरेंगे, GSTR 5A भी है, then in that case that amount will be paid to government treasury. Now if you are having GST cess का credit, कौन सा credit? GST cess credit, then that cess credit is only usable for paying cess liability. Cess credit can be specifically used for paying cess liability, not anything else. Balance in electronic cash ledger can be claimed as refund. आप refund claim कर सकते हो. एक्ट में तो लिखा हुआ है कि 3 और 3B से ही रिफंड क्लेम कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द केस. प्रैक्टिकली अपने को रिफंड क्लेम ऐसा मिलता ही नहीं. अपने को RFD 01 फाइल करके एप्लीकेशन करना पड़ता है, तब जाके मिलता है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन. Now interest is divided into two parts. First one is late payment of tax and next one is undue credit. ठीक है, एक्सेस क्लेमिंग ऑफ क्रेडिट. ठीक है, एक्सेस रिडक्शन इन लायबिलिटी, ये दूसरा पार्ट है. आपने एक ITC को एक्स्ट्रा क्लेम किया या तो आउटपुट टैक्स को आपने कम कर दिया जानबूझकर, सेकेंड पार्ट है. तो लेट पेमेंट ऑफ टैक्स है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. एंड द केस ऑफ excess credit availment or excess reduction in output tax liability, you have to pay interest at the rate of 24% per annum. So this is clear now. And this interest are from the due date. Example, January month में मैंने सेल किया था, तो the tax liability has to be deposited by 20th February. तो 21st February से लेकर के जब तक मैं टैक्स का डिपॉजिट करता हूँ, तब तक मुझे 18% पर एनम पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. And this interest will be on net tax liability and not on the gross tax liability. It is but obvious, पर गवर्नमेंट ने काफी लेट क्लैरिफाई किया है, and this was the amendment in last attempt. It will be on net tax liability. Earlier government used to issue notices to the taxpayer for paying interest on gross liability. Okay. For example, I am having 20 lakhs liability, 20 lakhs and 15 lakhs का ITC. तो कितने पे लॉजिकली आना चाहिए इंटरेस्ट? 5 लाख. But government used to demand interest on these 20 lakhs by claiming that if you file return, then only you are eligible for 15 lakhs. Since you have not filed return, you have to pay tax, or you have to pay interest on 20 lakhs. But this was wrong. The government has retrospectively amended this section 50 and have inserted one proviso which says that only net amount of tax which is to be paid in cash, उसके ऊपर ही interest लगेगा. So this is clear. Next one we are going to study TDS. This section 50. Now what is the concept of TDS? Let us take one example. And if you are supplying goods to some specified person, for example you are A supplier and here B is a specified recipient. Okay, only recipient would be deducting. B is a specified recipient. You are selling goods worth rupees 20,000 on which GST is 18%, 2006. Total comes to 23,000. Now B has purchased these goods. So whenever B is going to pay this amount to A, at that time he has to deduct TDS provided the contract value, not invoice value, the contract value is exceeding rupees 2,50,000. The contract value is more than 2,50,000 and it is segregated into number of invoices. Okay, for example, say the contract is of 2 years. So in 2 years, every month, for example, it is 20,000. Okay, so in every month, whenever B is making payment to A, at that time 2% TDS has to be deducted. 2% TDS has to be deducted. 1% CGST, 1% SGST if it is an intrastate transaction, 2% IGST if it is an interstate transaction. So this is clear. So whatever amount that B has deducted, that amount will be available is in A's electronic cash ledger. For example, in this case, 2% of 20,000 comes to rupees 400. So these 400, whenever deducted by B, B will be filing GSTR 7. Once B is filing GSTR 7 and A is accepting in GSTR 2X, then A's electronic cash ledger,
electronic cash ledger, this amount would be credited. So A can make the payment of his tax liabilities by using this cash ledger as well. Now coming back to the charts, who are those specified persons that are liable to deduct TDS? First one, department or establishment of central government or state government, local authority, governmental agencies, any body or authority set up by the Act of Parliament, any establishment by government with 51% of participation, more than 51% participation of government. Okay. It is society establishment by CGSGUTLA under Societies Registration Act 1860. Next is PSU, Public Sector Undertakings. When to deduct tax and at what rate you have to deduct tax. Tax is required to be deducted if the contract value, and then a contract value, not a invoice value. If a contract value is more than, not equal to also, more than 2 lakh 50, okay, more than 2 lakh 50, then TDS has to be deducted on each invoice this contract. Even if invoice value is less than 2 lakh 50, doesn't matter. You have to check the contract value, not invoice value. So if contract value is more than 2 lakh 50 and invoices are issued under this contract, you have to deduct TDS. Rate of TDS 1% CGST, 1% SGST, and in case of interstate supply, 1% IGST. TDS would be deductible on advance payments as well. Yes, if you are paying advance, then also you have to. Yes. Next one, when not to deduct TDS. Very important provision. How are we going to determine the charge of tax? You know very well. Location of supplier, place of supply. If location of supplier and place of supply is in same state, then CGST, SGST is levied. And if recipient is also in the same state, if recipient, place of supply, and supplier, all the three components are in the same state, CGST, SGST has to be deducted. Next is if supplier is in state A, place of supply is state B, and recipient let it be anywhere, then IGST TDS has to be deducted. By recipient we mean government specified person. If supplier is in state A and place of supply is some another state other than supplier's state, okay, it may be equal to recipient state as well. So in this case, IGST will be levied by the supplier and IGST TDS has to be deducted. Next is supplier and place of supply are in same state, but recipient is from another state which is different from supplier state or place of supply. So in this case, CGST, SGST of supplier's state would be levied on the tax invoice. For example, Maharashtra. Place of supply is Maharashtra, supplier is of Maharashtra, and recipient is of Gujarat. That is government, Gujarat government is okay. So in this case, Gujarat government is not required to deduct tax. Why? Because to deduct tax, it has to take registration in Maharashtra. Clear? So to avoid this undue hardship, the tax deduction in this case is not applicable. It means Gujarat government is not liable to tax on the transaction where supplier and place of supply are of the same state other than recipient's state. So this is clear. Now other important points and this is TDS to be deposited by the 10th of next month. And normal tax has to be deposited by the 20th of next month, but TDS and TCS liabilities are to be deposited by 10th of. Late payment would attract interest at the rate of 18%. Next one, TDS certificate has to be issued within 5 days of crediting the amount to the government treasury. As soon as you pay the TDS amount, which is deducted by your recipient, okay, for example, you are the recipient, you have deducted the tax and you are making payment to the government. So within 5 days of crediting the amount, you have to issue TDS certificate to the supplier. That is deducted. If you are not issuing that, then you have to pay penalty of rupees 100 per day, CGST 100 and SGST 100, subject to maximum 5,000. Here it would be 200. 100 this. TDS will only be applicable on taxable goods and not on exempt supplies. Very clear point. No TDS to be deducted when payment is made to an unregistered dealer. Very important. If TDS is deducted on payment to unregistered dealer, what is the use?
unregistered dealer is not in GST regime, obviously. So this cash ledger will not be credited here because unregistered person does not have any cash ledger. So in this case, TDS is relaxed. TDS is not to be deducted when the payment is made to an unregistered dealer. But TDS will be deductible if it is making payment to composition person. GTA services received by person in A2F. A2F means the specified recipients. If they are receiving GTA services, it is exempt. Here it is coming from notifications of exemption, that is notification 12 oblique 2017 central tax rate. No TDS if supplies take place between A to F. Okay. For example, if any of these specified person is supplying to any of these specified person. Okay. For example, Department of CG is supplying to any society established by CG. No TDS to be deducted. Similarly, if PSU is supplying to another PSU, then no TDS has to be deducted. I hope this is PSU to PSU, TDS to be deducted. This was the question asked in November 19. Next concept, TCS. Again, an important concept. Now, TCS collection, that is tax collection at source, is the responsibility of e-commerce operator. But in not in all cases, e-commerce operator is liable to collect TCS. There are some options, some conditions to be satisfied. In that case, e-commerce operator will be liable to collect TCS. What are those conditions? First one, are you an e-commerce operator? Yes, I am e-commerce operator. Whether supplier makes taxable supplies through your website other than 9555. 9555, what are those? Come on. We have repeatedly seen these services. Charge of GST. It's in registration chapter. What are these? Hotel accommodation, passenger transportation, services. For these three services, TCS is not applicable. If other than these three supplies, any person is supplying through e-commerce operator and e-commerce operator is collecting consideration from the recipient, then in that case, while remitting the amount of invoice value collected from the recipient to the supplier, at that time tax has to be collected by operator. I hope this is clear. What percentage? 1%, that is 0.5% CGST, 0.5% SGST has to be collected. If it is an interstate transaction, 1% IGST. With this, you have to also refer Rule 12(1)(a), which we have discussed uh, in chapter of registration. Okay, we have chapter of registration. You have to see that an interlinking net value of supplies. TCS has to be collected on the net value of supplies. Means whatever supplies has been made as reduced by the returns which are received. Goods return. Net value of taxable supplies, whatever the answer would be on that amount TCS to be collected at the rate of percent C or 1% IGST. TCS to be deposited by 10th of GSTR 8 to be filed. In TDS GSTR 7 to annual statement to be filed by 31st December of succeeding financial year. Time limit to rectify any mistake. Obviously September. Return or annual return. Any authority not ranking below deputy commissioner serve notice to ECO furnished details of supplies affected by. For example, there is one that is X. He is making supplies through Flipkart. So the proper officer ranking above deputy commissioner can ask Flipkart to produce the details of supplied by X on the Flipkart's website. This can be the case. TCS under income tax not be included in value of supply. This we have covered with the example value of supply chapter. Refer that. T board. T board to collect taxes from sellers and ECO liable to collect TCS are compulsory liable to be. Yes, in registration chapter we have already seen that the ECO who is liable to collect TCS has to get himself compulsorily registered on GST. Person supplying goods of any value, ECO who is liable to collect TCS are compulsory to be registered. The person who is supplying goods
has to get compulsorily registered under GST if he is supplying through such an e-commerce operator who is required to collect. If service transaction is there, then 20 lakhs exemption is available. Next one, whenever 95 or 55 service is there, e-commerce operator is compulsorily liable to be registered. Next point, various terms. This can be asked in MCQs. Full form can be asked, okay, not much detail there in this. CPIN, Common Portal Identification Number. Challan is valid for 15 days. CIN, that is Challan Identification Number, is 17 digit number, 15 digit CPIN plus 3 digit bank code. Actually, it is of 18 digit. Actually, 18 digit, but in ICAI module, be careful. For exam purpose, 17 digit will be the right answer. Bank reference number, that is a transaction number, the bank to you. It is focal, that is electronic branch. It means RBI. RBI is the intermediary between taxpayer and central government for collection of. RBI is a electronic branch for transactions of NEFT and RTGS. It is disallowance of ITC if this is new, which has inserted in the previous attempt. Now, as per this rule, ये rule क्या कहता है? If proper officer seems that you have availed ITC fraudulently, okay, that in that case he can block the usage of credit, he can block the utilization of that credit, but this blockage can exceed 1 year. What are the cases in which he can tell that your ITC is fraudulent? The below cases. First one, filed ITC on the basis of invoice or debit note issued by registered person who has not conducted any business from place of business of registration. जिधर रजिस्टर कराया वहां से उसने बेचा नहीं है और आपने उसका ITC लिया, देन ITC आपका ब्लॉक. ठीक है. Credit of ITC has been availed on the basis of tax invoice debit note which has not been paid by supplier. अगर सप्लायर ने उसका टैक्सेस पे तो आपको ITC नहीं मिलेगा, ब्लॉक कर सकता है. It can be blocked. A person who has availed ITC does not conduct any business from registered place of business. अगर मैंने ITC लिया है एंड मैं प्लेस ऑफ बिजनेस से जो प्लेस ऑफ बिजनेस में रजिस्टर किया वहां से मैंने बिजनेस कंडक्ट नहीं किया, सो इन दैट केस ITC कैन बी ब्लॉक्ड. Registered person availing any credit who is not in the possession of tax invoice debit note, आपके पास tax debit note ही नहीं, फिर भी आप क्रेडिट ले रहे हो, then in that case your ITC can be blocked. It is treated as fraudulent ITC. I hope this is, and this restriction shall be effective only for 1 year from position of restriction. After 1 year, this restriction is in place. Will be complete with the payment of tax chapter. Let's quickly go through. First, we have learned पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू इनपुट टैक्स रेट. सबसे पहला कौन सा लायबिलिटी पे करना है? IGST लायबिलिटी. कैसे पे करना है? IGST क्रेडिट, CGST क्रेडिट, SGST क्रेडिट, स्ट्रिक्टली इन दिस ऑर्डर. नेक्स्ट लायबिलिटी CGST भी हो सकता है या तो SGST भी हो सकता है. कैसे पे करना है? अगर CGST पेमेंट कर रहे हो तो IGST लायबिलिटी को पहले यूज करना हो सकता है आपको पूरा यूज करना है, पूरा यूज कर लो, अदरवाइज आप लोग 50 इधर 50 SGST के लिए करो. IGST क्रेडिट और CGST लायबिलिटी यूज होने के बाद यू हैव टू पे थ्रू CGST क्रेडिट. नेक्स्ट इज SGST लायबिलिटी. फर्स्ट IGST क्रेडिट एंड देन SGST क्रेडिट. यहाँ पर अपना IGST वाला हो गया. अभी RCM की अगर हम बात करें तो RCM आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड नहीं करना है. RCM हैज टू बी कंपल्सरीली पेड इन कैश, बट RCM का जो ITC है, इफ इट इज एलिजिबल देन इट विल बी अवेलेबल इन द सेम मंथ. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर. इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर what for what amount it is credited. First one, if you are making payment challan or internet banking or over the counter less than 10,000, then the electronic cash ledger will be credited for those amounts. Okay. And TDS TCS claim. Okay. If government is deducting your TDS, government agencies are deducting your TDS, then in that case the TDS credit claimed, it will be available in the electronic cash ledger and not in the electronic credit ledger. Now electronic cash ledger में major head होता है, minor head होता है. Major heads are of the tax heads CGST, SGST, IGST, cess. These are 4 major heads. And minor heads होता है tax, interest, penalty, fees. So CGST tax, CGST interest, CGST penalty, CGST fees,
इज वन काइंड ऑफ हेड्स, मतलब मेजर माइनर, इसका कॉम्बिनेशन बन के एक सेल बनता है, ठीक है। चलान मैं आपको कभी दिखाऊंगा, अटैचमेंट कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लो, एक चलान आपको भेजता हूँ। नेक्स्ट इज रूल 8713। एक नया रूल 8713 इंसर्ट हुआ था। उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ यू हैव बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन एनी ऑफ दिस हेड, then you can transfer it to any of this head by filing GST PMT. RCM liability has to be specifically paid through electronic cash ledger only. Electronic credit ledger cannot be used for payment of RCM liability. Similarly, for making payment of interest and penalty, electronic cash ledger shall be used, not electronic credit ledger. Interest under section 50 is divided into two parts: late payment of tax. Next one is excess availment of ITC or excess reduction in output tax. The first part, that is late payment of tax, 18% per annum interest will be charged from due date of payment to the actual date of payment tax at the rate of 18% per annum on net tax liability. And in the second part, that is excess availment of ITC or reduction in output tax liability, 24% interest would be charged. Next, coming to the TDS part. Now TDS has to be deducted by some specific person. Who are those? Department of CGSG, local authority. Next is governmental agencies. Then any authority which is set up by an act of parliament or establishment by a government with 51% or more participant by way of equity control carry out the function. Societies establishment by CGSGLA under Societies Registration Act 1860. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अगर इन लोग को आपने सर्विस दिया या इन लोगों को दिया है तो आपका टीडीएस वो लोग कट करेंगे, प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग रुपीज 2,50,000. इवन इफ इनवॉइस वैल्यू इज लेस देन 2,50,000, इट डजंट मैटर, द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगेंस्ट विच दिस इनवॉइस इज हैज टू बी मोर देन 2,50,000. टीडीएस कौन से रेट पे डिडक्ट करना है? 2%. दैट इज अगर इंट्रा स्टेट है तो 1% सीजीएसटी, 1% अगर इंटर स्टेट है तो 2% आईजीएसटी डिडक्ट. कब टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है? तो टीडीएस डिडक्ट तब नहीं करना है जब सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है, विच इज अदर देन रिसिपिएंट. तो रिसिपिएंट अगर स्टेट बी में है, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट ए में है, तो टीडीएस डिडक्शन रिसिपिएंट में. टीडीएस डिपॉजिट करना है आपको 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक. 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ आपको डिपॉजिट करना, जीएसटीआर 7 फाइल करना है, ठीक है. टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना है विद इन 5 days ऑफ क्रेडिटिंग द अमाउंट गवर्नमेंट. नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इफ यू आर परचेजिंग exempt supplies, and even if you are making payment, uh, if you are making payment to registered person, TDS is not to be deducted. But if you are making payment to composition person, TDS has to be. GTA services availed by these 6 specified person is exempt from tax. This is coming from notification number 17 tax. No TDS if the specified person are supplying to this specified person. Okay. And no TDS to be deducted when PSU is supplying another PSU. Coming to next point, TCS section 52 governing section. If the e-commerce operator there and a person is supplying goods or services through e-commerce operator other than 9555, 95 का सर्विसेज, 95 का जो भी है, 95 एंड 55 इसका छोड़ जो भी सप्लाईज कोई पर्सन कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, इसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर इज कलेक्टिंग द कंसिडरेशन फ्रॉम द रिसिपिएंट, then in that case while remitting the amount supplier, e-commerce operator has to deduct the tax collected at source. ठीक है, कितना डिडक्ट करना है उसको? 1%, that 0.5% CGST, 0.5% SGST. If this transaction is an interstate transaction, 1% IGST has to be deducted and the deduction has to be made on net value of taxable supply. तो 10th of next month तक डिपॉजिट करना है, 8 फाइल करना है, एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना है 31st December तक. क्लियर. And rectification of mistake is possible. Return filing date of September or annual return whichever is early. And deputy commissioner या उससे ऊपर वाला कोई पर्सन अगर ईसीओ को पूछता है कि आपके साइट से इस पर्सन ने कितना गुड्स भेजा है, ठीक है, तो ही ईसीओ को डिटेल्स फर्निश करना है. तो डेप्यूटी कमिश्नर से कम का लेवल का कोई है तो इट इज नॉट मैंडेटरी टू डिटेल्स ऑफ दैट. Very complete with e-commerce operator part. Next is various terms. CPIN, पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? 15 days. CIN, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाउ मेनी डिजिट्स? 7 डिजिट, सॉरी 17 डिजिट्स, एक्चुअली में 18 डिजिट्स, पर आपके आईसीआई मॉडल में 17 डिजिट्स है तो 17. बैंक रेफरेंस नंबर,
ट्रांजेक्शन नंबर गिवन बाय बैंक जो होता है उसको बैंक रेफरेंस बोलते हैं. ई फोकल पॉइंट ब्रांच इट मीन्स एनईएफटी ट्रांजेक्शन के या आरटीजीएस ट्रांजेक्शन. आरबीआई एक्ट एज ए इंटरमीडियरी. आरबीआई इज e focal point branch for transaction safety. And next is rule 86A which says that there are few circumstances इसमें ऑफिसर आपका यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ब्लॉक कर सकते हैं. ठीक है, 4 कंडीशंस हैं. अगर जिस पर्सन ने आपको गुड्स बेचा है वो उस जगह से बिजनेस कर रहा है तो एंड आपने आईटीसी ले लिया तो. इफ यू आर अवेलिंग आईटीसी एंड यू आर नॉट कंडक्टिंग बिजनेस फ्रॉम द. Next one is you are not having any tax invoice or documents. And other than these 3 conditions, one more condition, if your supplier has not made payment of tax. अगर ये चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होता है तो प्रॉपर ऑफिसर कैन ब्लॉक द यूसेज ऑफ क्रेडिट फ्रॉम ledger, and this restriction can be imposed for 1 year complete with payment of